जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, सबके ठीक ठाक हैं? जी बेटा, पिछले लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ये टॉपिक थोड़ा सा समझने वाला है, तो इसको आपने अच्छी तरह एक दफ़ा देख लेना है और जहाँ पे भी कहीं आपका कोई प्रॉब्लम हो तो आपने वहाँ पे स्टॉप करके वो पूछ लेना, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट तक किया था, ठीक है। इसके बाद ये वाला टॉपिक हमारा ये लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर के बाद ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है वो ओपन सेट, क्लोज सेट, फिर उसकी तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो बस फातिमा कह रही है कि हमारा सिलेबस कितना रहता है। इसके बाद दो और टॉपिक्स हैं हमारे, तो उम्मीद है कि हम अपने पेपर से पहले पहले उसको कर लेंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं, नेक्स्ट वीक भी हमारी क्लास होगी, तो उसमें क्या कहते हैं, हम अकॉर्डिंग टू स्केजुअल तो क्लास नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीक भी हम एक दो क्लासेस लेंगे और उसका फिर मैं ये एडवांटेज दूंगा आपको कि हम कोई मिड का कुछ सिलेबस जो है उसको एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो इजी होगा सिलेबस, कोई मुश्किल नहीं होगा, और इवन आपको पता भी है कि आपने मेरा ख्याल है चूज भी किया होगा इसको, ऑनलाइन सिस्टम को, तो उसमें तो इजी होगा, कोई मुश्किल पेपर नहीं आएगा आपको, ठीक है। जी फातिमा, आपने मुझे पता तैयारी भी करनी है। पहले भी इसी तरह होता है कि फ्राइडे वाले दिन फॉर एग्जांपल क्लासेस ख़त्म होती हैं तो आपका मंडे को पेपर होता है, सही है। तो वो कोई नहीं, वो फिर उसको मैनेज कर लेंगे। अगर तो आप कहते हैं कि हमने नेक्स्ट वीक क्लास ही नहीं लेनी, तो फिर मिड वाला सारा सिलेबस जो है वो इंक्लूड होगा, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट वीक एक दो क्लासेस हम ले लेंगे तो फिर मैं मिड में कुछ चीज़ें जो है वो स्किप करवा दूंगा, ठीक है। वो डेट शीट आएगी, फिर पता चलेगा कि सैटरडे को पेपर होगा या नहीं। फिलहाल इस सैटरडे तो हमारी क्लास होगी, ठीक है, क्योंकि 6 फरवरी तक जो है वो क्लासेस हैं। चलें टॉपिक पे आते हैं। ये लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर का टॉपिक है, ठीक है। इसका सुप्रीमम और इन्फीमम, ठीक है, ये डिफरेंट है, और लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर ये एक डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है। सो इसमें देखें, पहले हमें क्या गिवन है कि लेट एक्स एन बी आ बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। जो एक्स एन है वो बाउंडेड सीक्वेंस है। उसके बाद हम एक सेट ऑफ सीक्वेंस जो है वो जनरेट कर रहे हैं। कैसे? लेट ए एन इज इक्वल टू एक्स के वेयर के ग्रेटर और इक्वल टू एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब यहाँ पे देखें, जब हम एन की जगह 1 पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो उसके अंदर एक सीक्वेंस आएगी या एक टर्म, उसको हम कह सकते हैं x1, ठीक है। उसके बाद अगर जब a2 पुट करेंगे तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, k ग्रेटर और इक्वल टू 2 आ जाएगा, मतलब x1 भी टर्म भी आ जाएगी और x2 टर्म भी आ जाएगी उसके अंदर, ठीक है। और इसी तरह आगे ये सो मूव करती जाएंगी, सही है। तो ये मैं आपको इसका जो सीक्वेंसेस हैं वो इस तरह ये वाली बनेंगी हमारे पास, ठीक है। कि जब आप A1 कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे n की जगह क्या आएगा 1, तो k क्या आ जाएगा, k जो है वो 1 और 1 से ग्रेटर वाली सारी की सारी टर्म्स उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो x1 आएगी, फिर x2, फिर x3, फिर x4 एंड अप टू सो ऑन आ जाएगी। जब A2 पुट करेंगे, A2 में क्या होगा, अब यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगी, n की जगह k ग्रेटर और इक्वल टू 2। तो जब 2 आएगा मतलब तो x k की जगह क्या हम मिनिमम नंबर पुट करेंगे 2, मतलब जो हमारी नेक्स्ट सीक्वेंस जो स्टार्ट होगी A2 वो x2 से स्टार्ट होगी। और जब हम n की जगह 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, k ग्रेटर और इक्वल टू 3,
तो मतलब जो नेक्स्ट सीक्वेंस है उसके अंदर जो सेकंड टर्म है वो खत्म हो जाएगी, x3 x4 एंड अप टू सो ऑन चले जाएगी, ठीक है। तो पहली चीज तो समझने वाली ये है कि यहाँ से जो सेट ऑफ सीक्वेंस एक हमारे पास बन रहा है वो क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये देख लें, मैंने आगे ये सीक्वेंस बनाया भी हुआ है। A1 जब N1 था तो सीक्वेंस में x1 भी आएगा, x2 x3 x4 एंड अप टू सो ऑन मूव करेंगे। जब K2 आ जाएगा, मतलब n की जगह 2 पुट करेंगे तो K ग्रेटर इक्वल टू 2, मतलब अब जो फर्स्ट टर्म है वो स्किप हो गई है। तो A2 में क्या आ जाएगा, x2 x3 x4 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह जब A3 की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसके अंदर पहली दो टर्म्स खत्म हो जाएंगी, x3 x4 x5 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है जी। बेटा इस AN की आपको समझ आई कंस्ट्रक्शन हमने किस तरह की हुई है, बताएं। तो इसके बाद यही चीज यहाँ पे बताई हुई है नेक्स्ट, देयर फोर जो AN+1 है वो सबसेट होगा अपने से पहले वाले सीक्वेंस का। तो यहाँ पे देखें, क्या x2 ये A2 जो है वो सबसेट है A1 का, बताएं। A2 की हर टर्म जो है वो A1 में आ रही है। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ तक ये दो लाइनें तीन लाइनें तो आपको बिल्कुल समझ आ गई। इसी से रिलेटेड अब आगे चीज़ें जो है मूव करेंगी। तो मैं बहुत मतलब इसको क्या कहते हैं स्पेसिफाई करके बता रहा हूँ, तो इसको अच्छी तरह आपने देख लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सही है। इसके रिलेटेड फिर आखिर पे एक थ्योरम रिजल्ट भी है हमारे पास कि लिमिट ऑफ सुपीरियर और इन्फीरियर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सो अभी तक क्या किया है, एक्स एन हमें गिवन है कि वो बाउंडेड सीक्वेंस है। सेकंड, ए एन हमने एक सेट ऑफ सीक्वेंसेस जो है वो बनाई है, जिसके अंदर A1 जो है उसके अंदर सीक्वेंस x1 से स्टार्ट हो रही है, A2 में क्या हो रहा है x1 वाला स्किप हो रहा है और x2 से सीक्वेंस स्टार्ट हो रही है। फिर इस तरह A3 में क्या हो रहा है, पहली दो टर्म स्टार्ट होके 3 से जो नेक्स्ट है वो स्टार्ट हो रही है, पहले दो टर्म कट होके, ओके। और यहाँ से हमने ये देख लिया कि जो बाद में आने वाली सीक्वेंस है, मतलब A2 जो है वो A1 का सबसेट है, इस तरह A3 जो है वो A2 का भी सबसेट होगी और A1 का भी सबसेट होगी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट, लेट वाई एन बिलोंग्स टू सुप्रीमम ऑफ ए एन। वाई एन एक हमने नई एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट की इसी एक्स एन में से, ठीक है। जो ये हमने जो सेट ऑफ सीक्वेंसेस लिया हुआ था उसका सुप्रीमम है वो, ओके। वाई एन एक सीक्वेंस है जो उसके अंदर कैसी टर्म्स आ रही हैं, हर एन की जो ए एन की सुप्रीमम वाली टर्म आ रही है। ये बेटा इस स्टेप की समझ आई आपको, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है, बताएं ज़रा। चलें इसको आगे जो मैंने वो सीक्वेंस लिखी हुई है उससे मैं आपको बता देता हूँ। कुछ बच्चों को समझ आ गई है, कुछ को नहीं, तो इससे आपको मज़ीद समझ आ जाएगी, ठीक है। ये देखें, उसमें हमने क्या कहा है उसने कि वाई एन जो है वो इक्वल है सुप्रीमम ऑफ ए एन, ठीक है। और आगे कंडीशन भी लगाई हुई है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। मतलब जब हम n1 लेते हैं तो y1 किसके इक्वल आएगा, सुप्रीमम ऑफ ए एन, मतलब ये जो ए एन है इसका कोई सुप्रीमम होगा हमारे पास, हम उसको फॉर एग्जाम्पल कह देते हैं वो x1 है सुप्रीमम, ठीक है। उसके बाद जब y2 लेते हैं तो वो क्या आएगा, सुप्रीमम ऑफ a2, तो वो कह देते हैं कि अब वो x2 उसका सुप्रीमम है, ठीक है। उसके बाद हम जो y3 है उसका कह देते हैं वो सुप्रीमम ऑफ a3 है, उसको हम ये कह देते हैं x3 है, ठीक है। ये मैं वैसे कह रहा हूँ, कोई भी नंबर हो सकता है, हमने उसको कह दिया कि वो x1 सुप्रीमम है, सेकंड का x2 सुप्रीमम है, थर्ड का x3 सुप्रीमम है हमारे पास, सही है। अच्छा, अब यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो आपने इसका आंसर करना है कि ये जो हमारे पास वाई एन सीक्वेंस बन रही है, ठीक है,
जिसके अंदर हर जो सेट हमने लिया था, सेट ऑफ सीक्वेंस, पहली A1 का सुप्रीमम आ रहा है, A2 का सुप्रीमम आ रहा है, A3 का सुप्रीमम आ रहा है, ठीक है। तो अब आपने ये बताना है, पहले का मैंने सुप्रीमम लिख लिया x2, सेकंड सीक्वेंस का सुप्रीमम लिख लिया, सॉरी x1, सेकंड का x2, थर्ड का x3। अच्छा, इसके अंदर रिलेशन बताएं क्या होगा, पहली टर्म दूसरे से लेस होगी कि ग्रेटर होगी? सोच के बताना है आपने। पहली टर्म दूसरे टर्म से ग्रेटर या लेस? अच्छा, तहरीम कह रही है ग्रेटर होगी, जुनेद भी वही सेंस में कह रहे हैं कि पहली टर्म जो है वो। अच्छा, ये वाली चीज आएगी कि नहीं, चलें ये बताएं, ये सही लिखा कि मैंने नहीं? अच्छा चलें, ये सही मैं तो फिर कह रहा हूँ, सोच के जरा बताना है आपने। ये देखें सामने आपके पास ये सीक्वेंसेस लिखी हुई हैं, A1, A2, A3, ठीक है। पहली सीक्वेंस का जो सुप्रीमम था वो x1 था, ठीक है। सेकंड में वो x1 एक्सक्लूड हो गया, उसके बाद जो सुप्रीमम हमने कह दिया वो x2 है। उसके बाद थर्ड जो सीक्वेंस थी उसका सुप्रीमम x3 है। तो फिर इनके दरमियान रिलेशन जो है वो पूछ रहा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम रियल लाइफ में फॉर एग्जाम्पल लेके आते हैं, ठीक है। तो रियल लाइफ में अगर फैमिली में हमारे पास सब, आप अपनी फैमिली में देखें तो सबसे बड़े फॉर एग्जाम्पल आपके दादा अबू हैं, ठीक है। उसके बाद फादर हैं आपके, ठीक है, उनको एफ से डिनोट कर लेते हैं। उसके बाद आप खुद हैं, उसको हम ए से कह देते हैं, ठीक हो गया। तो एक ये हमारे पास है, तो ये हमने कह दिया ये A1 है, ठीक है। तो A1 में सुप्रीमम क्या है, वो आपके दादाजी आएंगे, ठीक है। अब A2 जो सेट बनेगा, ठीक है, A2 सेट में अब ये वाले जो डी जो है सुप्रीमम, उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। एक्सक्लूड करने के बाद अब फादर हैं और आप हैं, ठीक है। तो अब सुप्रीमम क्या होगा, ये आपके फादर होंगे सुप्रीमम, ठीक है। इस तरह थर्ड सेट आएगा, उसमें आप होंगे। तो जो आपके दादाजी हैं वो सबसे ग्रेटर आएंगे, उसके बाद आपके फादर आएंगे, उसके बाद आप आएंगे। तो यही रिलेशन बनेगा सुप्रीमम में हमारे पास, ठीक हो गया। तो x1 जो है वो ग्रेटर देन होगा x2, और x2 जो है वो ग्रेटर देन होगा x3, इस तरह ये सो ऑन मूव करेंगे। चलें ठीक है, वेरी गुड, अगर आपको समझ आ गई है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, क्या ये जो सीक्वेंस है हमारे पास, ये डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है? जी उजैर, आपकी भी बात ठीक है। बिल्कुल ठीक है जुनेद, क्योंकि अगर पहली टर्म ग्रेटर हो, दूसरी उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम हो, तो वो सीक्वेंस जो होती है वो हमारी डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है। तो असल इसमें यही बात मैं आपको बिल्कुल बताना चाह रहा था, तो आपने बिल्कुल वो पिक कर ली है बात। तो देखें यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, लेट कर लिया था वाई एन जो है वो सुप्रीमम ऑफ ए एन है, ठीक है, जो सीक्वेंस है। तो देयर फॉर वाई एन इज अ मोनोटोन डिक्रीजिंग बाउंडेड सीक्वेंस। तो अभी आपने खुद बताया कि ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, तो ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग भी है और ये मोनोटोन डिक्रीजिंग भी है। और बाउंडेड बाउंडेड क्यों होंगी, क्योंकि हमने एक्स एन जो है वो बाउंडेड सीक्वेंस ली हुई है, तो वाई एन उसी में से है, तो वो हमारी बाउंडेड सीक्वेंस भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये मुझे बताएं, इस लाइन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। बस यही एक इसके अंदर असल पॉइंट था, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट हम रिजल्ट की तरफ मूव करेंगे। ये मोनोटोन की आप कंडीशन देखें,
अगर हर टर्म दूसरी टर्म से ग्रेटर आए या इक्वल आए, ठीक है, तो हम ऐसी सीक्वेंस को मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर वो लेस आए या इक्वल आए तो उसको हम मोनोटोन इंक्रीजिंग कहते हैं। सही है, तो ये पीछे डेफिनेशन लिखी हुई है। ओके, तो इसके बाद अब नेक्स्ट एक चीज कि अगर आपके पास कोई मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वो किसको कन्वर्ट करेगी, सुप्रीमम को कि इन्फीमम को? ये भी हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है जरताशा आपका आंसर। बाकी भी बताएं कि अगर आपके पास कोई मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वो किस को कन्वर्ट करेगी, इन्फीमम को कि सुप्रीमम को? बिल्कुल ठीक है। जो मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है वो इन्फीमम को कन्वर्ज करती है, इसी तरह जो मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है वो सुप्रीमम को कन्वर्ज करती है। तो यही देखें, जब हमने वाई एन पे लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाई एन, तो ये लिमिट जो है वो किसको अप्रोच करनी थी, इन्फीमम को। सही है, तो ये ही हमारी डेफिनेशन है लिमिट सुपीरियर की। सही है। अब यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे तो इन्फीमम आ रहा है तो हम इसको इन्फीमम इंफीरियर क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि हमने यहाँ पे वाई एन जो लिया है वो सुप्रीमम ऑफ ए एन लिया है, तो इसको हम फिर लिमिट सुपीरियर कहेंगे। ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे करना है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये चीज जो है वो एस यू पी ऑफ एक्स एन, ठीक है, सुपीरियर ऑफ एक्स एन। या अगर आप लिमिट लिख के एल आई एम और ऊपर ये बार लगा देते हैं तो ये साइन भी लिमिट सुपीरियर का है। ठीक है, तो कहीं जगह आपको इस तरह लिखा हुआ मिलेगा, कहीं आपको ये डायरेक्ट ही ये लिमिट सुपीरियर एक्स एन लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये आपने दोनों याद रखने हैं। अगर ये लाइन डाउनवर्ड आ जाए तो फिर वो लिमिट इंफीरियर की बन जाएगी। ओके, यहाँ तक इस सारी जो अभी तक हमने डिस्कशन की है, इसमें अगर कोई आपका प्रॉब्लम है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। इसका जो सेकंड केस है लिमिट इन्फीरियर वाला, वो सेम इसी तरह है जैसे हमने सुपीरियर वाला किया है, उसके अंदर जो चेंज आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जी बताएं, इसमें कोई प्रॉब्लम? ये जो टॉपिक है ये बहुत अच्छा टॉपिक है। फॉर एग्जांपल आप कहीं डेमो देने जाते हैं, ठीक है, अगर आपने कोई एमएससी की क्लास पढ़ानी है आगे, तो अगर आप डेमो देते हैं तो वहाँ पे ये लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर वाला टॉपिक अगर आप वहाँ पे एक्सप्लेन करें और अच्छी तरह एक्सप्लेन करें हर पॉइंट को, तो ये बहुत आपके एज होगा आपकी सिलेक्शन के लिए। ठीक है, चलो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें जब हमने लिमिट इन्फीरियर वाला फाइंड करना है तो क्या आएगी चेंज, यहाँ पे हम वाई एन इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ए एन लिख देंगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट देखें, लेट अब एक जेड एन सीक्वेंस ले ली हमने। ठीक है, तो उसको हमने कह दिया कि वो जो हमने ए एन कंस्ट्रक्ट किया हुआ था वो इसके इन्फीमम के इक्वल है। ठीक है, तो वही चीज़ें अब सारी हमारी उलट हो जाएंगी। सही है, तो पहले हमने क्या कहा था कि एक्स एन जो है वो सुप्रीमम है, अब हम कह देते हैं एक्स वन जो है, सॉरी, वो हमारा इन्फीमम है ए वन का, एक्स टू जो है वो इन्फीमम है ए टू का, एक्स थ्री जो है वो इन्फीमम है ए थ्री का। तो बताएं अब एक्स वन, एक्स टू और एक्स थ्री, इनमें क्या रिलेशन आएगा?
बिल्कुल ठीक आप बता रहे हैं कि x1 इज लेस देन x2 एंड x2 इज लेस देन x3। ठीक है, अगर वही फैमिली वाली आप मिसाल ले लें, ठीक है, तो सबसे पहले ये आप आ जाएंगे, आपके बाद जो है वो आपके फादर, और फादर के बाद आपके दादाजी आ जाएंगे। सही है, तो इस तरह भी आप इसको याद रख सकते हैं। सही है, सो यहाँ से हम कह सकते हैं जेड एन इज मोनोटोन इंक्रीजिंग बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, मोनोटोन इंक्रीजिंग क्यों? क्योंकि हर टर्म पहली दूसरी से छोटी है, फिर दूसरी तीसरी से, इस तरह अप टू सो ऑन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह कोई भी सीक्वेंस अगर मोनोटोन इंक्रीजिंग बाउंडेड है तो उसकी जो लिमिट है वो सुप्रीमम को कन्वर्ज करेगी। तो इस तरह ये सुप्रीमम लिख दिया, और ये डेफिनेशन जो है वो हमारे पास बन जाएगी इन्फीरियर की। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इन्फीरियर ऑफ एक्स एन, या लिमिट के नीचे अगर आप नीचे बार लगा दें तो फिर वो भी आपकी इन्फीरियर की बन जाएगी। जी बेटा, इस पूरे टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, इसके बाद फिर हम इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं। चलें ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो देखते हैं, और उससे हमें मज़ीद टॉपिक का जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये सीक्वेंस है हमारे पास -1 की पावर n इज इक्वल टू, आपको पता है ये क्या आएगा, -1 1 -1 1, या वो नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था कि n जो है वो n+1 क्यों है, हम n भी ले सकते हैं। तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, आप पहली टर्म को नेगेटिव भी ले सकते हैं, पहली को पॉजिटिव भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्टरनेटिंग ही आएंगी। ठीक है, तो ए एन जो है इससे कंस्ट्रक्ट किया वो क्या आएगा, -1 की पावर k सच दैट k ग्रेटर और इक्वल टू n आ जाएगा। ठीक है, अब वाई एन क्या होता है हमारे पास, सुप्रीमम ऑफ ए एन होता है सारा। ठीक है, तो इस सारे का सुप्रीमम क्या होगा, 1 ही आएगा हमारे पास। ठीक है, और इस सारे का इन्फीमम क्या होगा, वो -1 आएगा। तो लिमिट सुपीरियर क्या हो जाएगी, जब आप उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई करें तो वही आंसर, कांस्टेंट ही आंसर आता है। तो ये लिमिट क्या आ गई, लिमिट सुपीरियर क्या आ गया 1, और लिमिट इन्फीरियर क्या आ गया -1। जी बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर है? अगर आपको पीछे उसकी थ्योरी क्लियर है तो इसकी एग्जांपल में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं भी। अच्छा, उसके बाद है सेकंड 1/n। ठीक है, अगर इस किस्म की अगर हम सीक्वेंस लेते हैं तो उसका लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर क्या होगा वो देखते हैं। तो आपको पता है इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी, 1 1/2 1/3 1/4 एंड अप टू सो ऑन। तो ए एन इससे कंस्ट्रक्ट क्या होगा, 1/k सच दैट k ग्रेटर इक्वल टू n। तो जब हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारी जो सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगी 1 1/2 1/3 एंड अप टू सो ऑन। जब a2 लेंगे तो ये 1/2 से स्टार्ट होगी, पहली टर्म स्किप हो जाएगी। इसी तरह a3 जो है वो इसी तरह वो स्किप होता जाएगा हमारा। ठीक है, सेकंड टर्म स्किप हो जाएगी, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। अच्छा, उसके बाद अब देखें वाई एन क्या होता है, वो हमारे पास सुपीरियर होता है। ठीक है, सुप्रीमम होता है, सॉरी। तो जो हमारे पास ये यहाँ पे सीक्वेंस बनी थी, यहाँ पे A1 का सुप्रीमम क्या है बताएं जरा, व्हाट इज द सुप्रीमम ऑफ A1? 1 है, बिल्कुल ठीक है। A2 का सुप्रीमम क्या है? 1/2 है, बिल्कुल ठीक है। और A3 का सुप्रीमम क्या है? 1/3। इस तरह A4 A5 A6, तो मतलब जो an का सुप्रीमम बनेगा वो हमारे पास 1/n बनेगा। तो ये देख लें, हमने ये लिख दिया 1/n सुप्रीमम फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। इसी तरह आप बता सकते हैं A1 का इन्फीमम क्या है, ये 0 को अप्रोच कर रहा है तो 0 आएगा। A2 का क्या है, वो भी 0। A3 का क्या है, वो भी 0। इस तरह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं
कि जो इन्फीमम सॉरी जेड एन जो है वो 0 के इक्वल आपके पास आएगा, क्योंकि वो इन्फीमम होता है ए एन का, तो वो सब का जो इन्फीमम है वो 0 ही आ रहा है हमारे पास। सो लिमिट, जब आप लिमिट सुपीरियर फाइंड करेंगे तो जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। इस तरह एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n का वो भी हमारे पास 0 आ जाएगा। सही है। तो यहाँ से वो कंसेप्ट जो था हमारे पास सुप्रीमम और इन्फीमम वाला, वो यहाँ पे वैलिड नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि 1/n का आपको पता है सुप्रीमम 1 है और इन्फीमम 0 है। लेकिन यहाँ पे देखें लिमिट सुपीरियर जो है वो भी 0 आ रही है और लिमिट इन्फीरियर जो है वो भी 0 आ रही है हमारे पास। और इससे रिलेटेड नीचे आपको एक रिजल्ट अभी नज़र आएगा, तो कि अगर लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर दोनों इक्वल आ जाएं तो फिर हम उससे क्या चीज़ बता सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास। चलें, ये क्लास मैं एंड कर रहा हूँ, सेकंड आप ज्वाइन कर लें सेम लिंक से। जी बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास ये सीक्वेंस दी गई है 1+1/n, और हमें कहा गया है इसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर जो है वो फाइंड करें। ठीक है। सो ए 1+1/n आपको पता है, ये अगर n की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 पुट करेंगे उससे नेक्स्ट फिर 3 4 5 एंड 6, ये हमारे पास ए एन वाली सीक्वेंस जो है वो चलती जाएगी। ठीक है। A1 में 2 से स्टार्ट होगी, A2 में 3/2 एंड अप टू सो ऑन, A3 में 4/3 अप टू सो ऑन। मतलब पहले का सुप्रीमम क्या आ रहा है 2, सेकंड का सुप्रीमम 3/2, फोर्थ थर्ड का सुप्रीमम 4/3, और ये सो ऑन मूव करेगा। मतलब वाई एन का जो सुप्रीमम है वो 1+1/n आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। और इसका जो इन्फीमम है वो हमें पता है आ जाएगा हमारे पास। ओके, सो लिमिट सुपीरियर क्या हो जाएगा, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा, और कांस्टेंट की लिमिट आपको पता है वो 1 ही होती है, मतलब वही नंबर ही आ जाता है। तो लिमिट इन्फीरियर जो है वो भी 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से रिजल्ट एक है हमारे पास कि let xn be a sequence in R, then xn is convergent if and only if limit superior is equal to limit inferior। रिजल्ट की समझ आई बेटा आपको? इससे रिलेटेड जो 3 एग्जांपल्स हैं वहां पे ये अप्लाई करें रिजल्ट। ठीक है, जैसा कि अभी आपको ऊपर ये नजर आ रही है थर्ड वाली, थर्ड सीक्वेंस जो है वो किसको कन्वर्ज कर रही है, 1 को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस जो है वो हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो अभी उसने बताया कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है उसमें लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर जो है वो इक्वल आएंगे। तो आप देख लें ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, तो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर जो है वो आपके इक्वल आ गए। ठीक है, इससे पिछली एग्जाम्पल में आए, यहाँ पे देखें एग्जाम्पल नंबर 1 में देखें, तो -1 की पावर n हमें पता है ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दो लिमिट्स इसको अप्रोच कर रही है, -1 को और 1 को। तो हमें पता है लिमिट किसी भी सीक्वेंस की वो यूनिक होती है। तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, तो अगर ये कन्वर्जेंट नहीं है तो इसके जो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर वो भी इक्वल नहीं आ सकते। तो ये 1 और -1 आप देख सकते हैं। इस तरह सेकेंड एग्जाम्पल, हाँ ये 1/n वेल नोन हमारे पास ये सीक्वेंस है। तो ये हमें पता है कि ये 0 को कन्वर्ज करती है, तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। तो अगर ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो इसकी लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर इक्वल आएंगे। तो ये देख लें दोनों के आंसर इक्वल आ रहे हैं हमारे पास। जी बेटा, इस सारे टॉपिक में लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर, इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, इसको अच्छी तरह आपने रिमाइंड रखना है।
कोई प्रॉब्लम है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। चलें, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। तो फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। असाइनमेंट कोई मैंने अब दी है अभी तक आपको? वो मैं हल उसके अंदर 2 या कितने क्वेश्चन थे? 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक और असाइनमेंट मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है, तो वो आपने उसको प्रिपेयर कर लेना। फर्स्ट में 4 क्वेश्चन थे, फातिमा बता रही है, और सेकंड में 3, ठीक है। तो ये सेकंड के अंदर ही इंक्लूड कर लीजिएगा इसको, या अगर आप इसको एज अ थर्ड असाइनमेंट भी करना चाहते हैं तो थर्ड भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं इसके बाद वाला जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ नोट्स। ठीक है, तो वो लिमिट या जो सॉरी हमारा था ये सीक्वेंस सीरीज वाला वो टॉपिक जो है वो कंप्लीट है। तो इसके बाद नेक्स्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ओपन सेट, क्लोज सेट, ठीक है। ये आपने अगर टोपोलॉजी पढ़ी हो तो उसमें भी ये चीज़ें पहले से मौजूद हैं, और अब ये रियल एनालिसिस में आपने इनको देखना है। टोपोलॉजी पढ़ी है आपने बेटा इस सेमेस्टर में कि पहले पढ़ ली थी? एक मीट्रिक स्पेस है, ठीक है, और एक टोपोलॉजिकल, मेरा ख्याल टोपोलॉजिकल स्पेसिस में आएगा, या पता नहीं, मुझे उसका याद नहीं है अब। सही, चलें ठीक है। तो ओपन सेट का तो मे बी आपको पहले से पता हो, तो वो आपने मुझे बता भी देना अगर पता है, नहीं पता तो दोबारा से उसको देख लेते हैं। ओपन सेट की डेफिनेशन क्या है? अ सबसेट ए ऑफ आर इज सेट टू बी ओपन, ठीक है। कोई भी सबसेट है ए आर का, ठीक है, आर रियल नंबर्स है, रियल एनालिसिस में हम बात कर रहे हैं तो रियल नंबर्स में से चूज करेंगे। इज सेट टू बी ओपन इफ फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। तो वो जो हमने एक सेट लिया हुआ है, ठीक है, सबसेट जो है आर का, उसका जो हर एलिमेंट होगा, ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट कि अगर हम उस नंबर में से x माइनस आर करें और x प्लस आर करें, ठीक है, तो वो जो ओपन इंटरवल हमारे पास बने वो भी सबसेट हो ए का। सही है, तो उस सबसेट को हम क्या कहेंगे कि वो हमारा ओपन सबसेट है या ओपन सेट है हमारे पास। सही है, तो एंड ए सबसेट आर का इज सेट टू बी क्लोज्ड इफ इट्स कंप्लीमेंट इज ओपन। तो क्लोज चेक करना वो बहुत इजी है। क्लोज में क्या करेंगे हम, जिस भी सेट को क्लोज प्रूफ करना है उसका हम कंप्लीमेंट ले लेंगे। अगर कंप्लीमेंट उसका ओपन आ जाता है तो फिर हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि वो सेट क्लोज सेट है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई सेट ओपन है तो वो क्लोज्ड नहीं होगा, या ओपन नहीं है तो वो क्लोज्ड होगा, ठीक है। ऐसा जो आगे एग्जांपल्स में भी हम देखेंगे कि लाजमी नहीं है कोई ऐसा सेट हो जो क्लोज भी हो और ओपन भी हो, ठीक है। अगर क्लोज नहीं है तो ओपन हो, ये लाजमी नहीं है कंडीशन, ठीक है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। उसके बाद ये एक और डेफिनेशन, बल्कि पहले ये फर्स्ट एग्जांपल में देख लें, आर एंड एम्प्टी सेट आर ओपन, ठीक है। तो आर का तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं, आर के अंदर कोई भी आप एलिमेंट चूज करें, कोई भी एलिमेंट लें, ठीक है, उसमें से एक नंबर जो आर चूज करें, ठीक है, रियल नंबर्स में से उसके अंदर कोई चीज़ ऐड करें, कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करें, तो वो लाजमी है वो सबसेट आर का ही रहेगा। तो मतलब आर जो है वो हमारा ओपन सेट है, ठीक है जी। बेटा आर की समझ आ गई आपको? आर ओपन सेट क्यों है?
फॉर एग्जाम्पल आर में से आपने एक नंबर चूज कर लिया 2, ठीक है, 2 में कोई चीज ऐड करें, कोई चीज सब्ट्रैक्ट करें, जो एक इंटरवल बनेगा वो भी आर में रहेगा, ठीक है, आर से बाहर नहीं जा सकता। तो आर जो है वो हमारा ओपन सेट है, ठीक है। तो उसके बाद है फाइव। अब फाइव को कैसे चेक करना है हमने, ठीक है। तो यहां से देखें, ये नीचे एक और एग्जांपल लिखी है, नोट ओपन की एग्जांपल, ठीक है। तो नोट ओपन सेट जो है वो क्लोज नहीं होगा हमारे पास। मैं पहले आपको बताया है कि अगर कोई सेट ओपन नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि वो क्लोज भी हो, सही है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अ सबसेट ऑफ ए ऑफ आर इज सेट टू बी नॉट ओपन इफ देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए। हमें कोई एक ऐसा एक्स उसमें मिल जाए सच दैट फॉर ऑल आर ग्रेटर देन जीरो। तो जो हम आर एक्स के अंदर वो ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें तो वो सबसेट ना आए ए का, तो उसको हम नोट ओपन सेट कहते हैं। ठीक हो गया। ओपन सेट की डेफिनेशन क्या थी? फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन जीरो। ये हमारे पास जो है इसका कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट आप कह सकते हैं कि फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट, या सच दैट फॉर ऑल आर ग्रेटर देन जीरो, जो एक इंटरवल बनेगा वो उस सेट में ना हो तो हम उस सेट को नोट ओपन सेट कहेंगे, ठीक है। तो एम्प्टी सेट को हम किस तरह ओपन प्रूफ करते हैं कि वी कैन नॉट फाइंड एनी एक्स बिलोंग्स टू फाइव। हम एक्स में से कोई एक एलिमेंट, क्योंकि एक्स एक एम्प्टी सेट है, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो मतलब हम कोई फाइंड नहीं कर सकते। सच दैट फॉर एवरी आर ग्रेटर देन जीरो एक्स माइनस आर एक्स प्लस आर विच इज सबसेट नहीं होगा वो फाइव का हमारे पास, ठीक है। तो ये नोट ओपन की कंडीशन बन गई, तो वो हमारे पास फिर वो ओपन सेट होगा, ठीक है। हेंस फाइव इज ओपन। जी बेटा, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, फर्स्ट एग्जाम्पल तक कोई कंफ्यूजन है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो आप पूछ सकते हैं। फाइव वाला दोबारा से मैं बता देता हूँ कि अगर कोई सेट जो है वो हम उसको कहते हैं कि वो नोट ओपन है, ठीक है। तो वो कैसे कहेंगे? अ सबसेट ऑफ ए ऑफ आर इज सेट टू बी नोट ओपन। अगर हमें उसमें से कोई एक्स मिल जाए, ठीक है, सच दैट फॉर ऑल आर ग्रेटर देन जीरो एक्स माइनस आर और एक्स प्लस आर डज नॉट सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो वो सेट जो है वो हमारा नोट ओपन में आएगा, सही हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी कैन नोट फाइंड एनी एक्स बिलोंग्स टू फाइव। तो हम जो नोट ओपन वाली कंडीशन है वो यहाँ पे अगर हम अप्लाई करें तो वो हमें अप्लाई नहीं होगी यहाँ पे, सही है। तो अगर कोई सेट फिर यहाँ पे ओपन नहीं है तो वो हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि हम नोट ओपन की कंडीशन प्रूफ नहीं कर पा रहे, तो इसलिए वो सेट जो है फाइव वो हमारा ओपन सेट होगा, सही है। इसको आप फैक्ट में भी कह सकते हैं, ठीक है, कि फाइव जो है वो ओपन सेट है हमारे पास। इस तरह आर जो है वो ओपन सेट है। आर की हमें रीजन बिल्कुल पता चल गई, और फाइव की जो रीजन है वो हमें नोट ओपन वाली डेफिनेशन से समझ आएगी, सही है। इसके बाद आर और फाइव जो है वो हमारे क्लोज सेट भी हैं। क्यों? क्लोज की डेफिनेशन क्या थी कि अगर आप किसी सेट का कंप्लीमेंट लेते हैं और उसका कंप्लीमेंट ओपन सेट आ जाता है तो वो सेट जो है वो आपका क्लोज सेट होगा। तो आर का कंप्लीमेंट लेंगे तो फाइव आएगा, और फाइव आपको पता है वो ओपन सेट है, मतलब आर जो है वो क्लोज सेट भी होगा। इसी तरह फाइव का कंप्लीमेंट लेंगे तो वो क्या आएगा? आर। तो आर ओपन है तो इसलिए फाइव जो है वो आपका क्लोज सेट भी होगा। तो ये आर और फाइव दो ऐसे सेट हमें नजर आ गए जो ओपन भी हैं और क्लोज्ड भी हैं। जी यहां तक कोई प्रॉब्लम? सेकंड एग्जांपल तक। चलो ठीक है, आगे हम इसकी और एग्जांपल्स जो हैं वो देखेंगे, उससे मजीद आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है थर्ड, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी कोई दो रियल नंबर्स हैं और कंडीशन क्या है? ए सबसेट है डी का।
तो फिर हम जो भी ओपन सेट इस तरह की फॉर्म में लिखा जाए ए बी, वो हमारा ओपन सेट होगा। ठीक है, जैसा कि 1 2 3 5 7 9 इस तरह -3 और नेगेटिव कुछ भी आपके पास नंबर मिल जाए, ठीक है, तो वो आपके पास ओपन सेट को कंसीडर करेंगे। ठीक है, ओपन सेट होंगे हमारे। उसके बाद नंबर 4, 0 1 इज नॉट ओपन सेट। ठीक है, अब 0 1 को ओपन सेट क्यों नहीं है ये देखते हैं। फॉर एवरी आर ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो हम उसमें से x चूज कर लेते हैं 0। 0 इसके अंदर देखिए इंक्लूडेड है इस सेट के अंदर। ठीक है, हमें नोट ओपन की क्या थी कि x जो है वो कोई हम एक चूज करें और हमें कोई एक r मिल जाए, ठीक है, जो उस सेट से बिलोंग ना कर रहा हो, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, वो नोट ओपन होगा। सो फॉर एवरी आर ग्रेटर देन 0, 0 में से आर को माइनस करें और 0 में से आर को प्लस करें, वो सबसेट नहीं है 0 1 का। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं एक नंबर ले लेता हूँ -r/2, अब ये देखें यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है, 0 के अंदर कोई चीज़ ऐड की तो क्या आया 0 + r, 0 के अंदर से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट की तो वो 0 - r आया। ठीक है, तो 0 और ये 0 - r का जो मिड पॉइंट है वो क्या आएगा -r/2, वो इधर आएगा हमारे पास, कुछ इधर वाली साइड पे आएगा। ठीक है, तो -r/2 जो है वो बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में से। ठीक है, लेकिन जो -r/2 है वो जो हमने क्वेश्चन था उसके अंदर से बिलोंग नहीं कर रहा, जो हमने सेट लिया हुआ था। सही है, तो इसलिए ये हमारा ओपन सेट नहीं होगा। और आल्सो 0 1 जो है वो क्लोज्ड सेट भी नहीं है। वो ये जो हम रिजल्ट्स हैं उनसे हम आगे ये चीज़ देख भी सकते हैं क्यों वो क्लोज क्यों नहीं है। समझ आ गई बेटा, 0 1 ओपन सेट क्यों नहीं है? उसकी यही रीजन है कि जब हमें एक आर ऐसा मिल गया जो उस सेट में से बिलोंग नहीं कर रहा था, तो इसलिए ये हमारा 0 1 जो है वो ओपन सेट नहीं होगा। उसके बाद रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट्स जब आपने टोपोलॉजी स्टार्ट की होगी उसके अंदर भी आपने देखे होंगे। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, मतलब आप यूनियन ले लें किसी भी नंबर ऑफ ओपन सेट्स का, ठीक है, 2 का 4 का 6 का 10 का सो ऑन, तो उनका जो यूनियन है ओपन सेट का वो भी ओपन ही होता है। इस तरह फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज आल्सो ओपन। थर्ड है फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड। ठीक है, अब इसका उलट है, ये इस तरह आपने याद रखना है। आर्बिट्रेरी मतलब इनफाइनाइट यूनियन, ठीक है, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स ओपन है, लेकिन फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट वो क्लोज है। इस तरह फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट ओपन है, तो इसका उलट कर देना आपने, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। ठीक हो गया, तो ये 4 रिजल्ट्स हैं, ये आपने देख के आगे फिर एग्जांपल्स में ये अप्लाई करते हैं। तो पहला है ये एक हमें ए और बी क्लोज सेट, ठीक है, ये है हमारे पास। ठीक है, अब इसको हमने प्रूव करना है ये क्लोज्ड है, तो अगर ये क्लोज्ड है तो मतलब क्या होगा, इसका ओपन होगा। तो आर माइनस ए बी क्या आएगा हमारे पास, -∞ से ए यूनियन बी से +∞, क्यों ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ओपन, तो मतलब ये ओपन है, तो इसका जो कंप्लीमेंट है वो ओपन है, तो मतलब ये खुद सेट जो है वो आपका क्लोज सेट था। तो ये फर्स्ट रिजल्ट जो है वो यहाँ पे यूज हो गया, यूनियन ऑफ ओपन सेट्स जो है वो भी ओपन होता है, तो कंप्लीमेंट ओपन आ गया, तो मतलब जो सेट था वो हमारा क्लोज्ड होगा। जी बेटा, इसकी समझ आ गई आपको पहली एग्जांपल की? ठीक है, उसके नीचे एक सेकंड एग्जांपल लिखी हुई है, ये -∞ से ए बिलोंग्स टू आर, तो आर में से जब इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ए से इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये ओपन आ जाएगा, तो मतलब ये सेट जो है वो भी क्लोज्ड सेट है। सही है,
अगर तो दोनों साइड पे क्लोज्ड ब्रैकेट्स हैं तो फिर तो वो क्लोज्ड होगा ही, लेकिन अगर एक साइड पे क्लोज है और दूसरी साइड पे आपको इन्फिनिटी मिल जाता है, ठीक है, और इन्फिनिटी से तो ओपन ही आएगा हमारा, देन भी वो सेट जो है वो आपका क्लोज्ड सेट आएगा, ठीक है। ये चीज जो है वो एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, ठीक है, कि नेगेटिव इन्फिनिटी कोमा ए और ए पे हम उसको क्लोज कर देते हैं, तो ये क्लोज सेट है या ओपन सेट है, कौन सा है, ठीक है। तो अगर कोई आप इनिशियली देखें तो आप ये कह सकते हैं नोट ओपन नोट क्लोज, ठीक है, क्योंकि हाफ ओपन है हाफ क्लोज है, लेकिन अगर यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाए तो फिर वो हमारा जो है वो क्लोज्ड सेट ही होगा। ओके, इसी तरह अगर आप इस चीज को ले लेते हैं 2 कोमा पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये सेट बताएं क्लोज है कि ओपन है। बिल्कुल ठीक है, ये क्लोज सेट है हमारा। क्यों? क्योंकि जब इसका आप कंप्लीमेंट लेंगे तो वो ओपन सेट आएगा। ऐसा सेट जिसका कंप्लीमेंट ओपन हो वो सेट क्लोज्ड सेट होता है। ठीक हो गया, वेरी गुड। अच्छा, अब ये मुझे बताएं इसका क्या आंसर आएगा। 0 1 यहाँ से क्लोज है और यहाँ से ओपन। जी, इसका मुझे बताएं ये क्लोज सेट है कि ओपन सेट है। सोच के बताना है। उस्मान, आपका आंसर ठीक है, वेरी गुड। नताशा, आधा आंसर ठीक है। ये हमारा ना तो क्लोज्ड है और ना ही ये ओपन सेट है हमारे पास, ठीक है। उसकी वजह क्या है, जब हम इसका कंप्लीमेंट लेते हैं तो कंप्लीमेंट क्या आएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है, और जीरो आ जाएगा, ये आएगा। यूनियन 1 से क्लोज आ जाएगा और यहाँ से इन्फिनिटी आ जाएगा, ये सही है। अब ये इसका तो हम बता सकते हैं ये ओपन सेट है, लेकिन ये सेट को तो हम बता ही नहीं सकते ये ओपन है कि नहीं है, सही है। तो ये सेट जो है वो हमारा ओपन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं इसमें से एक वन नंबर चूज करता हूँ, वन बिलोंग्स टू दिस सेट, ठीक है, तो उसमें मैं आर प्लस करता हूँ और आर माइनस करता हूँ। तो जब मैं आर माइनस करूंगा, मतलब वन माइनस करूंगा, तो ये इस सेट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो वो तो इस सेट के अंदर नहीं आएगा हमारे पास, इसलिए ये सेट जो है वो नॉट ओपन है। तो ये जो सेट आपको मैंने पूछा था 0 1, ये ना ही ओपन है और ना ही क्लोज्ड है। ओके, इसके बाद एक और वेल नाउन क्वेश्चन है, फोर्थ एग्जांपल है हमारी, नेचुरल नंबर्स। बताएं नेचुरल नंबर का जो सेट है वो ओपन है कि क्लोज है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ओपन और क्लोज। नहीं बेटा, अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन तो हम बात ही नहीं कर रहे इसकी। डेफिनेशन में तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ अंडर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन क्लोज। अलजबरा में अभी नहीं जाना, ग्रुप थ्योरी में नहीं जा रहे हम, ठीक है। ये सेट की बात कर रहे हैं, वो क्लोज सेट वो आप दूसरी चीज है वो हमारे पास, ठीक है। जरताशा कह रही ओपन है। ओपन तो मेरा ख्याल नहीं होगा ये। उजैर कह रही क्लोज है। उजैर, अगर ये क्लोज है तो मतलब आप इसके कंप्लीमेंट में बात कर रहे होंगे, तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा। अब यहाँ देखें नेचुरल नंबर्स का क्या होते हैं, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, यही है हमारे पास। तो इससे हम लिख सकते हैं, ये मुझे ज़रा क्लैरिफाई कीजिएगा, इसका जो कंप्लीमेंट आएगा आर माइनस एन, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, ये देखिएगा सही लिख रहा हूँ,
पहला आ जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी से 1 तक, यूनियन 1 से लेके 2 तक, यूनियन 2 से लेके 3 तक, यूनियन 3 से लेके 4 तक, इस तरह अप टू सो ऑन मूव करेगा ये। क्या ये मैंने सही लिखा है इसका कंप्लीमेंट? तो क्या ये आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। तो आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन होता है, तो मतलब इसका जो कंप्लीमेंट है वो ओपन सेट है, तो मतलब नेचुरल नंबर का सेट जो है वो हमारा क्या होगा? क्लोज सेट होगा। वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम आज की क्लास को खत्म करते हैं। अगर हमारे पास एक सिंगल्टन सेट है, ठीक है, ए, कोई भी एक सिंगल्टन सेट है और ए किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर्स में से। तो बताएं ये जो सिंगल्टन सेट है वो ओपन होगा या क्लोज होगा? जी उसामा, उसामा उजैर, आंसर बताना है इसका। ये सेट क्लोज है कि ओपन है? बोथ ओपन, बोथ नॉट ओपन नॉट क्लोज। अच्छा, एक आंसर आया जी ना ओपन है ना क्लोज है, दूसरा आंसर आया ये ओपन भी है क्लोज भी है। दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ। ओपन कैसे है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही तहरीम, ओपन कैसे होगा? अगर तो ओपन होगा तो मतलब इसमें से हम वो एक आर चूज करेंगे, आर को इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कभी भी वो इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। मतलब अगर ये मैं कहता हूँ 1 है, तो 1 में से कोई नंबर आप इसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, वो 1 के अलावा ही आंसर आएगा, तो वो इस सेट में तो नहीं आ सकता। ये क्लोज्ड सेट है बेटा हमारे पास। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं इधर 2 लिख देता हूँ, तो इसका कंप्लीमेंट क्या आएगा? नेगेटिव इन्फिनिटी से 2 तक, यूनियन 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये देख लें, ये यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल ही है हमारे पास। तो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल ओपन होता है, तो मतलब इसका जो कंप्लीमेंट लिया था वो ओपन सेट आ गया, तो ये जो सेट है वो क्लोज्ड सेट है। ओके, सिंगल्टन, एवरी सिंगल्टन सेट इज क्लोज सेट, ये आप याद रखें। तो ये चीज़ें आगे आपको लिखी भी मिलेंगी। ये थर्ड एग्जांपल हमने देखी थी, ये चीज़ ओपन थी लेकिन ये चीज़ ओपन नहीं है, उसकी रीज़न भी बता दी है। नेचुरल नंबर का सेट, उसका जब कंप्लीमेंट लिया तो आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट आया, तो उसका मतलब है कि एन क्लोज है। सिंगल्टन सेट, कोई भी सिंगल्टन सेट ले लेते हैं, उसको आप इस तरह ब्रेक कर सकते हैं, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल में लिख सकते हैं, तो ये आपका क्लोज सेट होगा। और ये आपने जो होमवर्क एक देखना है कि क्यू और क्यू प्राइम, ठीक है जी उस्मान, नोट्स भेज दूंगा मैं। क्यू रैशनल नंबर्स का सेट और इरेशनल नंबर्स का सेट, ये आपने कल देख के आना कि ये ओपन सेट है या क्लोज्ड सेट है, ठीक है। और सेकंड, ये जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है, इनके प्रूफ आपने करने हैं, ठीक है। बहुत छोटे छोटे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके अंदर। ये 5 आपके जो नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 3 कर लें उसको, उसके अंदर ये आपने प्रूफ करने हैं, ठीक है। फर्स्ट, ठीक है, जो ये थर्ड वाला है, ठीक है, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, ये आपने प्रूफ करने हैं, सही है। लास्ट लेक्चर जो भी मैंने अभी आपको लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर वाला, ये जो मैंने लास्ट नोट सेंड किए थे उसमें है या नहीं, मुझे बता दें। ओके, नहीं है तो मैं
ये अब आपको 2 फाइल सेंड कर रहा हूँ। जो पिछली फाइल है वो अब मैं जो एंड कर रहा हूँ उस पर, ठीक है, 40 आई थिंक सो 48 पेज पे, ठीक है। और मैंने अब एक नई फाइल भी जनरेट की है, क्योंकि वो काफ़ी फिर टाइम लग जाता है उसको सेंड करने में या जो भी। तो 2 फाइल सेंड कर रहा हूँ। पहली फाइल अब आपने वो उसको सेव कर लेना है, ठीक है। उसके अंदर जितना भी है उसके अंदर अब चेंज नहीं आएगी, वो उतना ही रहेगा। और एक नई फाइल जो है रियल की, वो मैं आपको दोबारा से सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। जिसके अंदर ये आज वाला टॉपिक जो था, क्या नाम था इसका, ओपन सेट और क्लोज सेट वाला, वो आएगा उसके अंदर, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है फिलहाल तो वो पूछ ले। टाइम 2 मिनट मजीद हैं, उसमें डिस्कस कर लेते हैं। ये जो टिक मार्क किया हुआ है इसके प्रूफ करने हैं असाइनमेंट में, ठीक है। पहले 2 प्रूफ अगर कर लेंगे तो जो लास्ट 2 हैं वो तो जस्ट पहले 2 की बेस पे आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। जी आत्मा, समझ आ गई असाइनमेंट की बेटा आपको? नहीं बेटा, असाइनमेंट पोर्टल पे आपने नहीं अपलोड करनी। उनके जो हार्ड फॉर्म है वो अपने पास सेफ रखें। कोई एक दिन यूनिवर्सिटी में ठीक है कर लेंगे। उस दिन अगर कोई बच्चा सबमिट करवाना चाहे तो वो करवा देगा। अदरवाइज मैं आपको एक एड्रेस बता दूंगा अपने घर का, उस पर भी आपने वो कोरियर करवानी होगी, ठीक है। और उसकी लास्ट डेट कोई ना कोई 8 फरवरी जो है वो, उसको हम लास्ट डेट कह लेते हैं, ठीक है, 8 फरवरी। तो कोशिश करें कि आपने टीसीएस या उसके अलावा कोई वो चीज़ नहीं करवानी। आप जो हमारा कोरियर है, जो क्या नाम है, जीपीओ, ठीक है, जनरल पोस्ट ऑफिस, या कोई भी आपके पास ये डाकखाना जिसे कहते हैं, उससे आपने भिजवानी है, ठीक है। उससे एक तो ये होगा कि आपके पैसे बहुत कम लगेंगे, सही है, और चीज़ वो अब पहुंच भी जाती है, सही है। और आपने वो रसीद अपने पास संभाल लेनी है, ठीक है। तो अगर आप मुझे असाइनमेंट ना भी मिली आपकी, वो रसीद आपने मुझे दिखा देनी है, उसकी बेस पे भी आपको मैं मार्क्स लगा दूंगा, ठीक है। तो डेट वो मैं फिर आपको बता दूंगा यूनिवर्सिटी आने की, ठीक है, तो वो भी कर लेंगे, ठीक है। नहीं, सेट ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल वाला ऐड नहीं करना असाइनमेंट में। वो जस्ट आपने खुद उसको ऑब्जर्व करना है कि वो क्लोज सेट या ओपन सेट हैं या नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो टिल देन टुमारो, अल्लाह हाफिज।